स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2। इससे पहले जो न्यूमेरिकल हुए थे उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, उससे कुछ आगे तक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। A circular coil of radius 8 cm and 20 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 into 10 to the power minus 2 Tesla. Obtain the maximum and average EMF induced in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, calculate the maximum value of current in the coil. Calculate the average power loss due to Joule heating and where does this power come from? ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, टर्न्स दे रखी हैं। वो अपनी वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये आपके पास कॉइल है जो रोटेट कर रही है, कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये हमारा मैग्नेट है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसमें जब ये रोटेट करेगी तो देखिए लगातार क्या हो रहा है, इस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, क्योंकि कॉइल के रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जैसी नहीं है, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। हमें ये बताना है कि वो जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा और एवरेज कितना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए आपको रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल गिवन है 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.08 मीटर। एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, दैट इज पाई इंटू 0.08 स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 20, एंगुलर स्पीड गिवन है 50 रेडियंस पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। रेजिस्टेंस उस लूप का 10 ओम है। अब हमें पता है जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, जहां एन नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए एरिया, बी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हम सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू 50 इंटू पाई इंटू 0.08 स्केयर इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2, रिजल्ट आ जाता है 0.603 वोल्ट। इट इज द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। द मैक्सिमम ईएमएफ इज 0.603 वोल्ट। अब कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो जो एवरेज ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा। वो क्यों होगा जीरो? क्योंकि ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है ये अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव, आधे के लिए नेगेटिव। तो जब हम ओवरऑल निकालेंगे तो एवरेज क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टाइम पीरियड। टोटल ईएमएफ हो जाएगा जीरो, क्योंकि आधे के लिए पॉजिटिव है, आधे के लिए उतना ही नेगेटिव है, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। इसीलिए एवरेज ईएमएफ जो आएगा वो जीरो आता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाले जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज ईएमएफ हो या एवरेज अल्टरनेटिंग करंट हो ओवर ए कंप्लीट साइकिल, वो हमेशा जीरो आता है। इसीलिए हम एवरेज वैल्यू जो यूज करते हैं वो हाफ साइकिल के लिए यूज करते हैं। मैक्सिमम करंट इज गिवन एज आई इज इक्वल टू ई बाय आर। आपको मैक्सिमम करंट निकालना है, दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। हमने मैक्सिमम ईएमएफ अभी निकाला है 0.603 और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10, ये आ जाएगा 0.0603 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट होगा। एवरेज पावर लॉस जो जूल हीटिंग के कारण है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि पावर जो होती है वो हीट के कारण प्रोड्यूस हो रही है। करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो या दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो, हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब पावर कभी भी जो जूल्स हीटिंग के लिए होती है वो जीरो नहीं होती। तो पावर का फॉर्मूला होगा ई आई बाई टू। आपके पास ई भी है, आई भी है। ई भी मैक्सिमम लेना है, आई भी मैक्सिमम लेना है, जो कि हमने अभी निकाला है। सॉल्व करके आ जाएगा 0.018 वाट। द करंट इंड्यूस इन द कॉइल
produces a torque opposing the rotation of the coil. coil rotate होता है, उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ऐसा हो जाता है कि उस रोटेशन को वो अपोज करे. जैसा कि हमने लेंज लॉ में पढ़ा था कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है कि वो उस कोज को अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई. नेक्स्ट था कि रोटर कैसे रोटेट करता है. रोटर इज एन एक्सटर्नल एजेंट. इट मस्ट सप्लाई द टॉर्क टू काउंटर दिस टॉर्क in order to keep the coil rotating uniformly. Hence dissipated power comes from the external rotor. तो वो पावर कहां से आती है? वो एक्सटर्नल रोटर से आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो वायर गिर रही है. और मैग्नेटिक फील्ड कितना है अर्थ का? 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर. What is the instantaneous value of the EMF induced in the wire? एक बात. दूसरी बात, what is the direction of the EMF? Which end of the wire is at higher electric potential? ये तीन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं. उससे पहले ये समझ लीजिए कि टेक्निकली हो क्या रहा है. देखिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ध्यान दीजिए कहां होगा. जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ होगा. थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने पहले लेक्चर्स में ये बात बताई है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है. इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ. आपका ये वायर है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है. ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है और ये नीचे गिर रहा है. तो जब ये नीचे गिरेगा तो ध्यान दीजिए, मोशन ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रही है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग. मोशन हो रही है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ डायरेक्शन में. तो जो करंट फ्लो होगा वो देखिए किस तरफ होगा? वेस्ट टू ईस्ट. यानी कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन रहेगी वो वेस्ट टू ईस्ट रहेगी. ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये करंट फ्लो होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. तो मैथमेटिकली देखिए, अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी उसकी. लेंथ ऑफ वायर है 10 मीटर, फॉलिंग स्पीड यानी कि v है 5 मीटर पर सेकेंड. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो फॉल कर रहा है, दैट इज 0.3 इंटू 10⁻⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. EMF इंड्यूस इन द वायर, वो हमें पता है BLV होता है. आपके पास B भी है, L भी है, V भी है. मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट. यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, it can be inferred that the direction of the induced current is from west to east, जैसा मैंने अभी बताया. और the eastern end of the wire is at higher potential. कैसे? क्योंकि करंट जो चल रहा है वो वेस्ट से ईस्ट चल रहा है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट चलेंगे इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्योंकि ईस्ट एंड से आ रहे हैं, इसलिए ईस्ट एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, और वेस्ट एंड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड. If an average EMF of 200 volt induced, give an estimate of self inductance of the circuit. अब हमें पता है इनिशियल करंट यानी कि I1 वो 5 एम्पियर है, फाइनल करंट I2 यानी कि 0 एम्पियर. चेंज इन करंट फाइनल माइनस इनिशियल I2 माइनस I1, तो वो हो जाएगा 0 माइनस 5 माइनस 5. टाइम टेकन 0.1 सेकेंड. एवरेज EMF 200 वोल्ट. अब हमें फॉर्मूला पता है, अगर L जो है वो सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस है तो
हमें पता है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी न्यूमेरिकली होता है, अगर हम साइन को ना भी देखें तो एल हो जाएगा E बाई डी आई बाई डी टी। 200 बाई डी आई बाई डी टी की वैल्यू 5 बाई 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4 हेनरी। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा। Hence the self induction of the coil is 4 Henry. Self inductance बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी if the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with other coil? सॉल्यूशन देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल वो गिवन है 1.5 हेनरी, एम से शो करते हैं इसको। इनिशियल करंट I1 0, फाइनल करंट I2 20, चेंज इन करंट I2 माइनस I1 20 माइनस 0 दैट इज 20। टाइम टेकन, ये काम जो हो रहा है कितनी देर में हो रहा है, 0.5 सेकेंड में हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, जहां फाई जो है डी फाई चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, डी फाई चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा। EMF इज रिलेटेड विद म्यूचुअल इंडक्टेंस एज E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। दोनों E हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। यहां से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, डी फाई आ जाएगा एम डी आई के बराबर, ये आ गया 30 वेबर। ये है चेंज ऑफ फ्लक्स। तो टाइम की इंपॉर्टेंस याद थी ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। What is the voltage difference developed across its end of the wing having a span of 20 meter if the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of 5 into 10 raised to the power minus 4 Tesla and dip angle is 30 degree। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो जेट प्लेन मूव करेगा, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो वो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेक्ट करेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेक्ट करने की वजह से उसके एंड के अक्रॉस, विंग्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। देखिए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वर्टिकल डायरेक्शन वाला, ये एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो ये जो इसके विंग्स हैं जिसकी लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो कितना होगा, देखिए स्पीड कितनी दे रखी है 1800 किलोमीटर पर आवर, इसको हम 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है 500 मीटर पर सेकंड। विंग स्पैन जो कि लेंथ का काम करेगी दैट इज 25 मीटर। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हम लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, डिप एंगल है 30, एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो मैंने कहा था कि इंटरसेक्ट हो रहा है वो कितना होगा, दैट इज बी वी इज बी साइन थीटा, साइन 30। तो सॉल्व करके आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग्स can be calculated as EMF B is equal to BV into L into V। वैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है BLV, लेकिन यहां लेंगे BV, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सॉल्व करके आ जाता है 3.125 वोल्ट। Hence the voltage difference developed between the ends of the wing is 3.125 वोल्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द लूप इन एक्सरसाइज 6.4 जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो क्वेश्चन, उसमें जो लूप है जिसको हम मूव करा रहे थे, कभी एक डायरेक्शन से कभी दूसरी डायरेक्शन से, और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे थे ताकि फ्लक्स चेंज हो और उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए।
तो उसने कहा है कि अगर वो लूप स्टेशनरी रहे और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसको रिड्यूस किया जाए एंड द फील्ड रिड्यूसेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ 0.3 टेस्ला एट द रेट ऑफ 0.02 टेस्ला पर सेकेंड इफ द कट इज ज्वाइंट, उसमें एक कट था, उस कट को ज्वाइन कर दिया जाए एंड द लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम, यानी कि ये कंडीशंस उसमें बना दी जाएं, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। तब आपको बताना है कि उस लूप में हीट के रूप में कितनी पावर डिसिपेट होगी और उस पावर का सोर्स क्या होगा। देखिए साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल वो उसी क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकाल लेंगे हम, वो हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे 16 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो है सपोज बी डैश दैट इज 0.3 टेस्ला। अब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम dB बाई dt से शो कर सकते हैं दैट इज 0.02 टेस्ला पर सेकेंड। अब EMF कितना डेवलप हो जाएगा लूप के अंदर, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई है चेंज इन फ्लक्स थ्रू द लूप एरिया ऑफ, तो वो कितना हो जाएगा बी ए, जो फ्लक्स में चेंज होता है वो बी ए के बराबर हो जाएगा। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी में इस फाई की वैल्यू डी फाई की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे क्या है A तो कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है केवल B, तो आई कैन राइट A dB बाई डी टी। एरिया आपके पास है, dB बाई डी टी आपके पास है, रिजल्ट आ जाएगा 0.32 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ये तो EMF आ गया। रेजिस्टेंस गिवन है 1.6 ओम, तो करंट कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू ई बाई आर। तो सारी वैल्यूज रखते हैं, रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁵ एम्पियर। अब पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, जो हीट की फॉर्म में पावर डिसिपेट होगी दैट इज P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। आई आपके पास है, आर आपके पास है, सारी वैल्यूज रखते हैं और रिजल्ट आ जाता है 6.4 इंटू 10⁻⁻10 वाट। अब अगला क्वेश्चन था सोर्स ऑफ हीट लॉस इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम। जिस फैक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसी के कारण ये हीट लॉस भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A square loop of side 12 cm with its sides parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 cm in the positive x direction in an environment containing a magnetic field in positive z direction. The field is neither uniform in space nor constant in time. It has a gradient of 10⁻⁻³ Tesla per centimeter along the negative x direction. That is, it decreases by 10⁻⁻³ Tesla per centimeter as it moves in negative x direction, and it is decreasing in time at the rate of 10⁻⁻³ Tesla per second. Determine the direction and magnitude of induced current in the loop of resistance 4.5 मिली ओम। अब ध्यान दीजिए जो स्क्वायर है उसकी साइड आपको दे रखी है, एरिया निकाल सकते हैं, उसे मूव किया जा रहा है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना तो वो स्पेस के साथ कांस्टेंट है ना टाइम के साथ, यानी कि पोजीशन के साथ भी बदल रहा है और टाइम के साथ भी बदल रहा है। इट हैज ए ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, यानी कि हर यूनिट सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने पे वो कितना चेंज हो रहा है 10⁻³ टेस्ला चेंज हो रहा है एक्स डायरेक्शन में अगर चलता है तो, और टाइम के साथ हर सेकंड वो 10⁻³ टेस्ला चेंज हो रहा है। अगर उस लूप का रेजिस्टेंस 4.5 मिली ओम है तो उसमें कितना करंट होगा। आपको वेलोसिटी भी दे रखी है, स्केयर लूप की साइड भी दे रखी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि जो फ्लक्स में चेंज यहाँ पे होगा वो दो कारणों से होगा। एक तो क्योंकि फील्ड आपका टाइम के साथ भी बदल रहा है
और पोजीशन के साथ भी बदल रहा है। तो दो तरह के ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे और नेट ईएमएफ जो होगा वो उन दोनों ईएमएफ का सम होगा। सॉल्यूशन देखिए, साइड ऑफ द स्क्वायर लूप 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे 0.12 मीटर, एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0.0144 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में बदलेंगे 0.08 मीटर पर सेकेंड। ग्रेडियंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वो कितनी है, dB by dx लिख सकते हैं उसको 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लें तो 10⁻³ टेस्ला पर मीटर, -1 टेस्ला, 10⁻⁻1 टेस्ला पर मीटर आ जाता है। एंड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज dB by dt वो कितना है 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड, क्योंकि टाइम के हिसाब से है। रेजिस्टेंस ऑफ द लूप कितना है 4.5 मिली ओम, इसको ओम में बदल लेते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज d∅dt। यहां पे वो किसके बराबर हो जाएगा, φba होता है, a कांस्टेंट है तो dB by dt अंदर आ जाएगा। इसको हम dx से मल्टीप्लाई करें और dx से डिवाइड करें तो जो आपके सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें dV by dx गिवन है और dx by dt वेलोसिटी होती है वो भी गिवन है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a dV by dx इंटू v। a आपके पास है, v आपके पास है, dV by dx आपके पास है, तो सारी वैल्यूज हम रखते हैं तो ये आ जाता है 11.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या है ये टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये ईएमएफ है तो वोल्ट में भी हो सकता है। 11.52 इंटू 10⁻5 वोल्ट। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू द एक्सप्लिसिट टाइम वेरिएशन इन द फील्ड बी d∅dt वो a dB by dt हो जाएगा। हमें a भी पता है, dB by dt भी पता है, वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करके आ जाता है 1.44 इंटू 10⁻5 वोल्ट। तो दो तरह के ईएमएफ प्रोड्यूस हो गए। नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप कैन बी कैलकुलेटेड एज E इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 12.96 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू E बाई आर होता है, E आप निकाल चुके हैं, R गिवन है, ये वैल्यूज रख के हमारे पास आ जाता है 2.88 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। हेंस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट is such that there is an increase in the flux through the loop along positive z direction। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस कम होने को अपोज करेगी, यानी कि वो इस तरह से हो जाएगी कि नेट इंक्रीज हो जाएगा फ्लक्स में। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।